एक बार चैट विंडो पे लिख दीजिएगा, आप लोग आ गए हैं नहीं आ गए हैं, तो पता लग जाएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, fine. So, the guys who are exclusively for this webinar, मैं नाम बता देता हूँ। पूनम जी, पंकज झा, अभिषेक, प्रभाकर, पंकज कौशिक, उमेश, निनाद, कुमार सौरभ, संजय इज नॉट इन द क्लास, कार्तिक। ओके, दीज गाइज जिनका मैंने अभी अभी नाम लिया। गाइज, all of you have an option to leave the training if you are not finding it useful and interesting. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप इस समय पे आप इस ट्रेनिंग को छोड़ सकते हैं। ओके, और आपने जो फी पे किया है इस ट्रेनिंग के लिए, हम आपको वो फी आज शाम तक रिफंड कर देंगे। जस्ट इन केस अगर आपको ये ट्रेनिंग यूजफुल नहीं लग रही है, आपके पास अभी भी मौका है, आप इस ट्रेनिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई भी इस ट्रेनिंग को छोड़ना चाहता है, जिनका कि मैंने नाम लिया है, वो इस ट्रेनिंग को छोड़ सकते हैं अगर आपको ये यूजफुल नहीं लग रहा है, और आपका जो आपने फी पे किया है वो आज शाम तक आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग नोबडी वांट्स टू लीव एंड एवरीबडी वांट्स टू कंटिन्यू। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक बारी क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उमेश जी ने बोला था। तो हमेशा ध्यान रखना है अपने को, अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल्स हमको अलग अलग कलर का दिख रहा है तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है, और अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग कैंडल्स हमको सेम कलर का दिख रहा है तो इसका मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अब अगर दो कैंडल हरा कॉन्जिक्यूटिव है तो वॉलेटिलिटी इंक्रीज तो हो रहा है पर ऊपर की तरफ हो रहा है, और उसी तरह से अगर दो कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स हमको रेड दिखेंगे तो वॉलेटिलिटी तब भी इंक्रीज हो रहा है पर नीचे की तरफ हो रहा है। ठीक है, और हमने ये पढ़ लिया है कि जब वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज होगा, और अगर इंप्लाइड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होगा तो आ, उसका जो इम्पैक्ट होगा प्रीमियम पे वो भी पॉजिटिव होगा, मतलब वो भी इंक्रीज होगा। गाइस जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। अपॉलॉजीज गाइस। ओके, तो प्रीमियम बढ़ेगा तो प्रीमियम किस तरफ को बढ़ेगा? प्रीमियम उस तरफ को बढ़ेगा जिस तरफ को वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो वॉलेटिलिटी किस तरफ को इंक्रीज हो रहा है? मान लीजिए अगर रेड कलर कैंडल्स थे तो नीचे की तरफ हो रहा है तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा। उसी तरह अगर ग्रीन
कैंडल्स थे तो कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अब अगर वॉलेटिलिटी रिड्यूस होता है, मतलब दो डिफरेंट कलर कैंडल्स हैं, तो हमारे लिए उसका वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है। वॉलेटिलिटी अगर रिड्यूस हो रहा है तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी रिड्यूस होगा। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर रिड्यूस हो रहा है तो पुट और कॉल दोनों का प्रीमियम गिरेगा, और अगर वो गिरेगा तो हमको कॉल्स को खरीदना नहीं है, हमको कॉल्स को बेचना होगा, ठीक है। कॉल्स को या पुट्स को हम खरीदेंगे या बेचेंगे। अब जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया जहां पे कि वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रहा है, पर ये वाला कैंडल ग्रीन है, तो मुझे पता है कि कॉल्स का भी प्रीमियम गिरना चाहिए, पुट्स का भी प्रीमियम गिरना चाहिए। पर इस केस में हम कॉल्स को सेल कर देंगे और पुट्स को बाई कर लेंगे। पुट्स को हम बाई करेंगे हेजिंग के लिए। अब ये जो हेजिंग का कॉन्सेप्ट है ये हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। इसको रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं, और रिस्क मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज देयर इन द कंटेंट ऑफ टुडेज वेबिनार। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? चलिए, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, दो तरीके से ऑप्शंस को ट्रेड किया जा सकता है, वी नो, राइट। ऑप्शंस का जो ट्रेडिंग है दैट कैन बी डन बाय टू मेथड्स। वन इज बाइंग एंड सेकंड इज सेलिंग, ओके। नाउ आप या तो ऑप्शंस को बाई कर सकते हो या फिर आप ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाइंग में जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है, सो द रिस्क इज लिमिटेड, ठीक है। वेयर एज जो सेलिंग करते हैं ऑप्शंस में, उसमें जो होता है उसमें रिस्क इज अनलिमिटेड, ठीक है। इसको क्विकली समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह होता है कि मान लीजिए आप किसी भी ऑप्शन को बाई कर रहे हो और आपका बाई प्राइस 4 रुपए का है पर शेयर, पर इंस्ट्रूमेंट। अगर आपका बाइंग प्राइस 4 रुपए का है तो मैक्सिमम जो रिड्यूस हो सकता है वो 0 पे रिड्यूस हो सकता है, मतलब वो 4 रुपए से 0 रुपीस पे आ सकता है। वेयर एज अगर आप किसी ऑप्शन को मान लीजिए 4 रुपए पे सेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि इसमें रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। मतलब यह है कि 4 रुपए पे बेचा है, इसका प्राइस 400 रुपए भी हो सकता है और 4000 रुपए भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि अगर आप ऑप्शंस को बेच रहे हो तो आपके लिए रिस्क अनलिमिटेड है कि 4 रुपए पे बेचा तो वो 4000 क्या 4 लाख भी जा सकता है। पर अगर आपने ऑप्शन को 4 रुपए में खरीदा तो ज्यादा से ज्यादा जो ऑप्शन है वो 0 रुपीस तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं गिर सकता है, ठीक है। इस वजह से कहा जाता है कि बाइंग में जो रिस्क होता है वो लिमिटेड होता है और सेलिंग में जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है। तो गाइस, आपको ये दोनों ही तरीके सीखना है, ठीक है। मार्केट में लोग अजीब अजीब सी बातें करते हैं, ठीक है। वो उसमें से एक बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि जो सेल करते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं, जो बाई करते हैं उनको हमेशा नुकसान हो जाता है। सुना है ये सब मार्केट में? कि जो ऑप्शंस को सेल करते हैं वो प्रॉफिटेबल रहते हैं हमेशा, और जो ऑप्शंस को बाई करते हैं वो नुकसान में जाते हैं हमेशा, ठीक है। बहुत लूजली ये बातें इस्तेमाल होती हैं हमारे मार्केट्स में, ठीक है। और जब हम न्यू कमर्स होते हैं, हम नए होते हैं इस बिजनेस में, तो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि आप ऑफिस में ज्वाइन कर रहे हो, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, राइट। तो कहानियां बनेंगी वहां पे। तो कौन सी कहानी पे आपको भरोसा करना है, कौन सी कहानी पे आपको भरोसा नहीं करना है, ये आपके ऊपर होता है, राइट। तो स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। तो लोग बातें करेंगे कि बेचोगे ना कॉल्स को या पुट्स को तो हमेशा प्रॉफिट होगा, और खरीदोगे कॉल्स को या पुट्स को तो हमेशा नुकसान होगा।
तो फ्रेंड्स हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा, दोनों ही शैलियां हैं। शैलिया का मतलब है स्किल्स हैं। ओके, बाइंग ऑप्शंस इज आल्सो अ स्किल, सेलिंग ऑप्शंस इज आल्सो अ स्किल। ऑप्शंस को खरीदना भी एक स्किल है, एक कला है, ठीक है। उसके लिए टेक्निकल नॉलेज और फंडामेंटल नॉलेज की जरूरत है, और सेलिंग के लिए भी आपको चाहिए, बाइंग सेलिंग दोनों में चाहिए। अगर आप बाइंग को ठीक से नहीं कर रहे हो तो आपको उसमें नुकसान होगा। वहीं पे अगर आप सेलिंग को भी ठीक से नहीं कर रहे हो तो भी नुकसान होगा। तो फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो लूज स्टॉक्स होती हैं मार्केट में वो ये होती है कि यार अगर ऑप्शन को बेचोगे तो प्रॉफिट होगा ज्यादा, अगर बाइंग करोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर बिना सोचे समझे चाहे बाइंग करोगे चाहे सेलिंग करोगे, ठीक है, बिना चीज को सीखे बिना चीज को समझे अगर बाइंग करोगे या सेलिंग करोगे तो बाइंग में आपको नुकसान कम होगा और सेलिंग में आप बर्बाद हो जाओगे। ये चीज क्लियर है? अगर बिना समझे बिना प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किए अगर आप बाइंग कर रहे हो तो फिर भी आप बच जाओगे, मतलब आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है। पर अगर आपने बिना सोचे समझे सेलिंग कर दिया तो आप बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। क्योंकि वो 4 रुपए जो है वो 40 भी जा सकता है, वो 4,000 भी जा सकता है और वो 4 लाख भी जा सकता है, ठीक है। इस वजह से दोनों को ही सीखना बहुत जरूरी है। और हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है आपको, चाहे बाइंग जब आप कर रहे हो आप हेजिंग करो चाहे नहीं करो, पर जब आप सेलिंग कर रहे हो मार्केट में तो क्या करो, ऑलवेज हेज योर पोजीशन, ठीक है। ऑलवेज, विदाउट हेजिंग सेलिंग नहीं करना है, ठीक है। आई डोंट नो अगर आपको ये बातें बेवकूफी भरी लग रही है, पर ये ही चीजें हैं जो प्रैक्टिकली मार्केट में आपको सक्सेसफुल बनाने वाली हैं, ठीक है। आप कुछ भी करो ऑप्शंस में, आप चाहे बाइंग करो आप चाहे सेलिंग करो, ठीक से करोगे दोनों में प्रॉफिट होगा, कोई इशू नहीं है। इसमें बल्कि प्रॉफिट भी ज्यादा होगा क्योंकि इसमें जो रिस्क लिमिटेड होता है पर इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। उसी तरह से जब सेलिंग करते हो तो रिस्क जो है वो अनलिमिटेड होता है और जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब ये होता है कि अगर आपने 4 रुपए पे बेचा है तो आप ज्यादा से ज्यादा उस पर 4 ही रुपए कमा सकते हो, ठीक है। पर आपको नुकसान जो है वो 4 रुपए से कई गुना ज्यादा हो सकता है। उसी तरह से अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम लॉस जो है 4 रुपए का हो सकता है, पर उसमें प्रॉफिट जो है वो आपको 40 रुपए का भी हो सकता है, 400 रुपए का भी हो सकता है और 4,000 रुपए का भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो प्रॉफिट होता है वो अनलिमिटेड होता है बाइंग में, और सेलिंग में जो प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है, ओके। तो आप अगर ठीक से करोगे काम को तो आप दोनों तरफ ही पैसा बना सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और जब चीजों के बारे में आप श्योर नहीं हो और अगर आप उसमें फिर भी पोजीशन बना रहे हो तो केवल बाई साइड पे बनाना है, क्योंकि इसमें रिस्क जो होता है वो लिमिटेड होता है। और जब भी आप सेलिंग कर रहे हैं ऑप्शंस की, हमेशा ध्यान रखिए कि आपको उस पोजीशन को हेज करना ही करना है। बिना हेजिंग के आप कोई भी मार्केट में सेल पोजीशन को खुला हुआ नहीं छोड़ोगे, इस बात को आपने गांठ बांध लेना है, ठीक है। फ्रेंड्स अगली चीज, क्या टारगेट है हमारा, क्या बोला था मैंने, इस मार्केट से क्या कर सकते हैं हम, अर्न रेगुलर इनकम, राइट। और हमारा टारगेट जो है जैसे रवि बता रहे हैं कि इज 100%, ठीक है, 100% रिटर्न मंथ ऑन मंथ मिनिमम, ठीक है। और ये 100% जो है वो आपको वीकली भी मिल सकता है आगे चल के, पर
उसके लिए थोड़ा सा आपको 3-6 महीना प्रैक्टिस करना होगा इसको ठीक से, जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को समझ करके उसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना होगा। इसको प्रैक्टिस करोगे तो हफ्ते का 100% भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब हमारे दिमाग में हमेशा टारगेट चलेगा कि अपने को 100% जो है, 100% जो है, 100% जो है प्रॉफिट मंथ ऑन मंथ मिनिमम चाहिए। ठीक है। आपका एक ट्रेड का जो टारगेट होगा, ईच ट्रेड का जो आपका टारगेट होगा वो होगा 100% मिनिमम। मिनिमम 100% का मुनाफा आपको उस ट्रेड में चाहिए ही चाहिए। सो ईच ट्रेड, ओके, शुड बी मिनिमम 100% रिटर्न ऑन कैपिटल। तो इसका मतलब है अगर आपने टाटा स्टील के कॉल को खरीदा है, 4 रुपए पे खरीदा है, तो आपको 4 रुपए का उसमें मुनाफा चाहिए। मतलब है कि आपका एग्जिट जो है वो 8 रुपए पे होगा। ठीक है। तो मुझे ये बताइए, इस मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी ट्रेड्स करने की जरूरत है महीने में? ठीक है, एक। आप पहले महीने में 2 ट्रेड करोगे। ठीक है। ये मैं आपको पैटर्न बता दे रहा हूं आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से भी करना चाहे, पर आप कुछ इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको फायदा होगा और आप प्रॉफिटेबल बने रहोगे। आपको शुरुआती दौर में दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे करके तो एनीवेज आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से जो भी आपको मोस्ट सुटेबल तरीका लगे उससे आप ट्रेड कर सकते हो। पर शुरुआती दौर में एटलीस्ट पहले 2-3 महीने तक आप केवल और केवल ऑप्शंस बाइंग करोगे। ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बेवकूफी वाली लग रही हो, क्योंकि मार्केट में ये कहते हैं कि बाइंग करते हो तो नुकसान हो जाता है, राइट? पर उसमें रिस्क अनलिमिटेड होता है। शुरुआती दौर में गलती होने के चांसेस है, अगर गलती हो भी गई ज्यादा से ज्यादा क्या जाएगा, जितना पैसा लगाया है मैक्सिमम उतना डूब जाएगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा। पर अगर सेल साइड में गलती हो गई तो पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, जो भी पैसा रखा हुआ है अकाउंट में सब चला जाएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको दोनों ही चीजें सिखा दी जाएंगी तो आपको दोनों ही तरफ से ट्रेड लेना आना होगा, आता होगा। तो आप शुरुआती एटलीस्ट 2 महीने तक आप केवल ऑप्शंस बाइंग करना है। आप ऑप्शन सेलिंग में नहीं घुसोगे। ऑप्शन सेलिंग जो है वो बड़े बड़े अंडरराइटर्स करते हैं, पहले आप उनको सीखो, उनको देखो, उनको फॉलो करना सीखो मार्केट में, प्रैक्टिकली लाइव। ओके। और शुरुआती दौर में आप केवल बाई करोगे। बाई करने पे आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड रहेगा। तीसरे महीने से आप सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि डेरिवेटिव्स मार्केट से ज्यादा रिस्की कोई मार्केट नहीं है। कैश मार्केट बहुत आसान होती है। ठीक है। सबसे मुश्किल मार्केट्स अगर हैं तो वो डेरिवेटिव्स हैं। तो डेरिवेटिव्स मार्केट में अपने लिए मुसीबतों को बढ़ाना नहीं है, अपने लिए परेशानियों का हल ढूंढना है। ठीक है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप बाइंग करेंगे। और दूसरी चीज है, आप पहले 2 महीने केवल 2-2 ट्रेड्स ही लेंगे। ओके। और जिन कॉन्फर्मेशंस की मैं बात करने जाऊंगा करूंगा आज, जो मेथड्स मैं सिखाऊंगा, ठीक है, उनमें जब तक कि सारे कॉन्फर्मेशंस आपको नहीं मिल जाएंगे आप तब तक ट्रेड को एंटर नहीं करोगे। ओके, फाइन। अब आप में से मुझे कोई भी किसी भी स्टॉक का नाम बता दीजिए, जो भी आपको पसंद हो वो बता दीजिए। रिलायंस, उमेश। रिलायंस, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं रिलायंस।
ओके, यहाँ पे रिलायंस लिख दिया, यहाँ से मैंने इक्विटी चुन लिया। अच्छा, एक चीज मैंने शायद मिस कर दिया। आपको जब आप ऑप्शन ट्रेड करोगे तो आपको डेरिवेटिव्स के चार्ट नहीं देखने हैं, ठीक है? आप फ्यूचर्स के चार्ट रीड नहीं करोगे, आप कैश मार्केट का चार्ट रीड करोगे, ठीक है? यू डोंट हैव टू रीड डेरिवेटिव्स चार्ट्स, यू हैव टू रीड ओनली एंड ओनली कैश मार्केट चार्ट्स। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मान लीजिए जुलाई 1 से लेकर के अभी तक का जो भी रिलायंस चल रहा है उसको ओपन कर ले रहा हूं, ठीक है? कुछ ऐसा दिख रहा है अपने को? ऑलराइट, बस एक चीज हमें देख लेना होगा कि स्टॉक स्प्लिट तो नहीं हो रहा। तो डिविडेंड है, 6 रुपए का है, 1000 रुपए का स्टॉक है, 6 रुपए कुछ भी नहीं होता, 6% भी नहीं है, ओके। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे 1 जुलाई, सॉरी 1 जून, राइट? स्टॉक का मूवमेंट अपने को नजर आ रहा है। ये जो रिपोर्ट है ये जन्म कुंडली है, ठीक है? रिलायंस की जन्म कुंडली है ये, ओके। और कुछ बहुत सारा डेटा अपने को ऐसे करके देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो हम कहीं से एक जगह से शुरुआत करेंगे, ओके? किसी एक जगह से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद मैं इसको पूरा प्रॉपरली आपको वॉक थ्रू करूंगा, ठीक है? और आप फिर उसी चीज को हर स्टॉक के साथ अप्लाई करोगे। इस डेटा को रीड कर रहे हैं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू रीड दिस डेटा। आपको ये वाली जगह दिख रही है एक? अभिषेक मुझे ये बताओ, 14 जून को यहाँ पे ये डिलीवरेबल क्वांटिटी में कितना वॉल्यूम दिख रहा है? It's 22,18,107. वेरी गुड। तो 22 लाख का वॉल्यूम है रफली। उसके नेक्स्ट डे पे ये कितना वॉल्यूम दिखा रहा है? 63,85, almost 64. ऑलमोस्ट 64 लाख। 64 lakhs. Yeah, ये इसका रफली कितना टाइम्स होगा? 3 times. 3 टाइम्स, राइट? 3 गुना वॉल्यूम बढ़ गया है। यहाँ पे भी देखिए, अगर ऑलमोस्ट 3 गुना वॉल्यूम बढ़ रहा है, राइट? ऐसा नहीं लगता कुछ हुआ है यहाँ पे, है ना? कुछ तो हुआ होगा इस वाली जगह पे, समथिंग वुड हैव हैपेंड, ठीक है? अब देखते हैं, जब ये हुआ तो प्राइस पे इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, क्या लग रहा है? ये लास्ट प्राइस को देखेंगे हम, ठीक है? क्लोज प्राइस तो कैलकुलेटेड प्राइस होता है, तो हम लास्ट प्राइस को देखेंगे। जब 22 लाख का था तो प्राइस 1007 रुपीज का था। जब ये वॉल्यूम बढ़ा तो प्राइस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? लास्ट प्राइस क्या हुआ? पहले दिन से बढ़ा, पहले दिन से घटा, क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना प्राइस, राइट? ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इससे अपने को ये समझ में आया कि यार जब कुछ वॉल्यूम बढ़ रहा है ना यहाँ पे, तो प्राइस पे जो इंपैक्ट हो रहा है वो कुछ पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है? कुछ पॉजिटिव सा इंपैक्ट हो रहा है यहाँ। ऑलराइट, तो समझ गए अब इस चीज को हम। अब मुझे ये बताइए कि ये वाला जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है, ये वाला जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है, ठीक है? ये जो वॉल्यूम है ये 63 लाख चल रहा है, ठीक है? अब उसके अगले दिन वॉल्यूम आधा हो गया, कम हो गया, मतलब रिड्यूस हो गया। यस और नो? यहां पे प्राइस पे क्या इंपैक्ट हुआ?
ये 1012 रुपए 45 पैसे था, मतलब 1012 रुपीज 45 पैसा। यहां पे क्या हुआ, इंक्रीज हो गया फिर। अब वॉल्यूम गिरा है, वॉल्यूम गिरा है मतलब अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि डिमांड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डिमांड आ रहा है रिलायंस में। इसमें देखिए एक डिमांड आ रहा है रिलायंस के अंदर। वॉल्यूम गिर रहा है तो प्राइस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि कम, जब स्टॉक्स कम आ रहे हैं मार्केट में तो लोग खरीदना चाह रहे हैं, लोग डिमांड बन रहा है यहाँ पे। ओके, अब अपने को समझ में आ गया कि डिमांड, जब भी इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्राइस जो है वो ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी एक ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली जगह हमने मार्क कर ली, मान लीजिए। अब यहां पे हमको ये चीज समझ में आ गई है। ठीक है, अब डेटा को पढ़ना शुरू करते हैं फिर दोबारा। ये वाला जगह देखिए, इज द डिलीवरेबल क्वांटिटी अगेन थ्री टाइम्स, मतलब एक बड़ा ब्रेकआउट है, सब मानते हो अभिषेक? Yes. ठीक है, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट हुआ प्राइस कहां पे, 964.50 पे। हमने क्या देखा था कि वॉल्यूम आता है तो प्राइस बढ़ता है, राइट? एक डिमांड आती है। 964 पे है ये प्राइस, अगले दिन वॉल्यूम गिरा है, इस वाले वॉल्यूम से कम हुआ है, यस और नो? ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर इस वाले वॉल्यूम से नीचे आया है, यहां पे प्राइस पे क्या इंपैक्ट हुआ है? प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिमांड आ रही है। अब अगर डिमांड आ रही है तो हमारा जो हाइपोथेसिस हमने मार्क करके रखा था कि वॉल्यूम आता है तो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, वो कुछ कुछ करेक्ट होने लगा है, यस और नो? ठीक है, अब देखो, ये ओपन प्राइस है, ये वाला जो कॉलम है ये ओपन प्राइस का कॉलम है। अब देखो यहां पे अपने को क्लियर हुआ था ये चीज, इसकी ओपनिंग जो हुई अगले दिन रिलायंस की, वो पिछले दिन के हाई के ऊपर हुई है। मानते हो? राइट, इसकी जो ओपनिंग हुई है ये पिछले दिन के हाई के ऊपर हुई है, तो ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? Bullish. लेमैन पर्सपेक्टिव में इट इज बुलिश, राइट? इट्स स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाई इट इज गैपिंग अप, करेक्ट? इट इज गैपिंग अप, राइट? इसके बाद प्राइस कहां चला गया? कैन यू लुक एट द प्राइस? हम 1000 लेवल्स की बात कर रहे थे, ये कहां ट्रेड कर रहा है? 1130 के लेवल पे कर रहा है। कितना बड़ा मूवमेंट है ये? ₹150 का मूवमेंट है, ठीक है। 150 रुपीज का मूवमेंट आया है, और इस मूवमेंट को होने में, पूरा इतना बड़ा मूवमेंट होने में कितना समय लगा है? हफ्ता भर ऑलमोस्ट। राइट, 9 जुलाई से लेके 20 जुलाई के अंदर प्राइस जो है वो ₹150 ब्रेकआउट होकर के ऊपर चला गया। इसको अगर इसमें ऑप्शंस बाई करते इस वाले दिन पे, इस डेटा को देख के, ये देखिए, इस वाले डेटा को देख के
हमको समझ में आ गया था डिमांड है। अब मार्केट स्टॉक हमको बताएगा कि इसमें सेलर्स हैं या बायर्स हैं। ठीक है, इस दिन ये बता रहा है कि मुझ में बायर्स बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि देखो क्लोजिंग हुआ 977, 10 रुपए उछल के 1% उछल के खुला है, जो कि इस हाई के भी ऊपर खुला है इस वाली जगह पे। अगर इस एरिया में हमने कॉल्स खरीदे होते तो आपको लगता है कि 100% रिटर्न ऑन कैपिटल बनाना मुश्किल था? 6th ऑफ जुलाई, ठीक है, हमारा रेफरेंस था यहाँ पे। इस दिन का हाई था 1011। 1011 मतलब इसके ऊपर का जो कॉल हुआ वो हुआ 1020, सॉरी 63 यहाँ पे हुआ था ना ब्रेकआउट, यहाँ पे हुआ था ना, तो 1023 का लेवल है, तो इसके ऊपर 1040। ठीक है, अभी आप परेशान ना हो, अभी बस मैं आपको ट्रेनिंग ऑफ आइज करा रहा हूँ। ठीक है, अभी इस चीज को बहुत रिपीट करना है हमें। हिस्टोरिकल डेटा देख रहा हूं मैं, स्टॉक ऑप्शंस, सिंबल रिलायंस, ईयर 2018, एक्सपायरी जुलाई, ऑप्शन टाइप कॉल, और यहां से मैंने देखा 1040, मान लीजिए 30 डेज का डेटा। 1040 मैंने ऐसे उठाया कि यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था इस वाले एरिया में, ये वाली एरिया में, तो जो हाई था वो 1023.50 था। इसके ऊपर का जो लेवल है कॉल्स का वो है 1040 का। ये 1040 का लेवल है। ठीक है, अब ये किस दिन पे अपने को समझ में आया कि एक यहाँ पे हुआ इस वाली जगह पे ब्रेकआउट सा। अगले दिन हमने इसको वॉच किया, हमने देखा कि अच्छा यार वॉल्यूम गिरता है तो क्या होता है, प्राइस स्ट्रांग है, ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे गैप अप हो रहा है। 9 जुलाई, 9 जुलाई को इसने सिग्नल दिया। जब 9 जुलाई को इसने सिग्नल दिया, ये वाला दिन है, ठीक है, ये वाला दिन है। ओके, कैश मार्केट में गैप अप हुआ था, हाँ या ना? कैश मार्केट की प्राइस में 9 जुलाई को गैप अप हुआ था, ये वाला 987.10 पे खुला, 983 पे है, ये गैप अप हुआ था। वो चीज रेप्लिकेट हुई थी 9 तारीख को। क्या ऑप्शंस, ये ऑप्शंस का डेटा है, ठीक है, क्या ऑप्शंस का डेटा 9 तारीख को पिछले हाई के ऊपर खुला है? पिछला हाई जो है वो है 7.85, राइट, और आज का जो फर्स्ट प्राइस है, जो फर्स्ट ओपनिंग प्राइस है, वो कहां पे? 7.90 पे। ओके, नाउ आफ्टर दैट जब ये 7.90 पे है इस वाली जगह पे, मैं मान लेता हूं कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग खुला, ओके, और स्ट्रॉन्ग रहा, आपने मान लीजिए इस क्लोज प्राइस को या लास्ट ट्रेडिंग प्राइस को खरीद लिया, मतलब 9 साढ़े 9 रुपए के आसपास खरीद लिया। 9 साढ़े 9 रुपए के आसपास अगर आपने खरीदा तो आपका टारगेट कितना होगा? मान लीजिए 10 रुपए खरीदा तो कितना होगा? 20 रुपीज। हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू रीच 20 रुपीज? ठीक है, 2 दिन लगा। प्रॉफिट कितना? 100%. 100%, राइट? डिफिकल्ट? पर इसमें रिक्वायरमेंट क्या था, ढूंढा कैसे हमने? What you need to know? You need to know the fundamental of
दिस मार्केट। स्टॉक मूवमेंट कैसे होता है, मार्केट मूवमेंट कैसे देता है। ठीक है, जब आप इस चीज को समझ जाते हो कि स्टॉक में मूवमेंट किस तरीके से आता है, किस तरीके से वो आपको बताता है कि स्टॉक किस तरफ को जाना चाह रहा है, अगर आप उस चीज को ट्रेड कर पाओगे तो आप फायदे में रहोगे। और ये तो बाइंग का स्ट्रैटेजी है, इसमें तो सेलिंग के बारे में बात ही नहीं करी। हालांकि मार्केट में तो लोग क्या बोलते हैं, बाइंग करोगे तो फंस जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको समझ नहीं है इस मार्केट की, उसके लिए दोनों ही तरफ नुकसानदेह हो सकता है, बाइंग भी और सेलिंग भी। ठीक है, बहुत ज्यादा हैवी तो नहीं लग रहा है। हम्म, समझ में आ रहा है सबको। हाँ, अभी एग्जांपल्स और लेंगे, अभी हमें डिलीवरी वॉल्यूम को भी थोड़ा समझना है। और ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज मेरे को बताना है, उसके बाद हम डिलीवरी वॉल्यूम्स पे जाएंगे। कभी इस तरह की का आप लोग तो किताब विताब पढ़े होंगे और वीडियो वीडियो भी देखे होंगे। ठीक है, लोग ऐसा कुछ फॉर्मेट की बात करते हैं, ऐसे ट्रेंड्स की बात करते हैं लोग। ठीक है, ये कौन सा ट्रेंड है। अप ट्रेंड है। ठीक है, अब जब इस तरह के ट्रेंड्स की बात होती है तो काफी कॉम्प्लेक्स तरह की चीजें आ जाती हैं हमारे पास। और वो कॉम्प्लेक्स तरह की जो चीजें होती हैं वो होती हैं कि यार यहाँ से एक लाइन को ऐसे करके ड्रॉ करो जो इसके नीचे से टच करते हुए जाए, और मतलब सारा दिन जो है वो उस लाइन को एक्यूरेटली ड्रॉ करने में ही निकल जाता है। ठीक है, कई बार आपने सुना है ना कि अच्छा अप ट्रेंड में है, ऐसे करो, ऐसे करके लाइन जाना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, ऐसे करके मूव करना चाहिए। ये सुन लो, ट्रेंड लाइन है ये, और अ, इस तरीके से स्टॉक मूव करता है, ऐसे करके ऊपर जाता है और कहानी हो जाता है एंड ऑल दैट। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप कोशिश करते हैं इस काम को करने की। आप मान लीजिए कि यहां से चालू करते हैं तो सबसे पहले तो आपको समझ में नहीं आता कि यार इस लाइन को यहाँ पे रखूं या इस लाइन को यहाँ पे रखूं, या इस वाली लाइन को यहां से टच कराते हुए ले जाऊं, या इस लाइन को यहां से शुरू करूं, कि इस लाइन को यहां से शुरू करके ऐसे करके लेके जाऊं, या इसको करेक्टली ड्रॉ करने का तरीका होगा कि इस लाइन को यहां से लेके जाऊं और इस वाली बॉटम पे टच कराऊं। कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है ना, बहुत दिक्कत होता है, मतलब मुझे हुआ है बहुत। तो इसीलिए मैं आई कैन एम्पथाइज विद एवरीबॉडी कि ये सब जो लाइन ज्योमेट्रिकल जो तरीके हैं, ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब मैं अगर इस मार्केट में काम करना चाहता हूं और मेरे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो दिक्कत होगी ना बहुत ज्यादा। कहाँ से लाइन को ड्रॉ करूं, किधर, अब समझ में ये भी नहीं आता, क्योंकि साथ में लोग ये भी बोल देते हैं कि यार इसको भी रखना है, ठीक है, यहाँ यहाँ से भी एक लाइन चलेगा और इसको यहाँ पे टच करा देना। या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, यार लाइन को ऐसे करके ऐसे ड्रॉ तो नहीं करना था कहीं। समझ रहे हो, हो जाता है ना कंफ्यूजन कि यहीं से गिरेगा, राइट। तो फुल ऑफ कंफ्यूजन्स, राइट, फुल ऑफ कंफ्यूजन्स कि इस ज्योमेट्रिकल लाइन को मैं किस तरीके से ड्रॉ करूं, कहां पे टच करूं, कौन सी जगह से इस लाइन को निकालूं, और उसी में जो है अपना जो वैल्यूएबल ट्रेडिंग टाइम है वो सारा निकल जाता है इन लाइनों को ड्रॉ करते करते। ठीक है, और फाइनली हाथ लगता है या तो लॉस या फिर नो ट्रेड्स। ठीक है, पर ये जो मैंने
पैटर्न ड्रॉ किया है। ओके ये जो मैंने पैटर्न को ड्रॉ किया है, ओके ये पैटर्न होता तो है, this pattern very much exists. Okay, also this sort of a pattern also exists. ये किस तरह का पैटर्न है? डाउन ट्रेंड, इट्स अ डाउन ट्रेंड, इट्स अ बेरिश। अब इसमें किसी भी तरह से लाइन खींचने की कोशिश कर लो, वो लाइन कभी एक छोर से दूसरे छोर पे मिलेगी नहीं। ठीक है, ये जितनी स्लांटिंग लाइंस का जो मेथड होता है, इट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक मेथड। ओके, वो कभी कभी काम करेगा, कभी कभी नहीं करेगा। अगर किसी में काम कर गया तो आप खुशकिस्मत है, किसी में नहीं किया तो आप बदकिस्मत है, यू आर अनलकी। ठीक है, यू माइट हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट अ फ्यू थिंग्स इन द मार्केट जो चलती है, लोग 45 डिग्री एंगल बोलते हैं, कुछ सुना है कभी? ठीक है, लोग 45 डिग्री एंगल की बात करते हैं कि सुबह उठो, नहा धो के टर्मिनल के आगे बैठो और ऐसा स्टॉक ढूंढो जिसमें कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो। ठीक है, हम मान लीजिए कि किसी दिन किस्मत अच्छी है, ओके 45 डिग्री का एक स्टॉक मिल भी गया, ओके आप जैसे ही उसको बाई पोजीशन में एंटर करते हो वहीं से गिर जाता है नीचे। ठीक है, तो होता है, अक्सर होता है। ठीक है, 45 राइट, तो 45 डिग्री पॉजिटिव है या 45 डिग्री मतलब ऐसा भी हो सकता है ना, इस टाइप का। इस टाइप का भी हो सकता है ना, नीचे की तरफ को ऐसा भी 45 डिग्री हो सकता है। अब कई बार समझ में नहीं आता है यार, अगर 45 डिग्री बोल रहा है तो 44.5 भी चलेगा क्या, या 45.5 भी चलेगा क्या? होता है ऐसा कंफ्यूजन कभी कि किसी ने बोला अच्छा यार 45 डिग्री वाला स्टॉक ढूंढ लो। अब अगर वो एग्जैक्टली 45 नहीं बन रहा है और 44 बन रहा है या 44.5 बन रहा है, तो क्या वो चलेगा लॉन्ग के लिए? उसी तरह से अगर वो -40 डिग्रीज बन रहा है या -48 डिग्रीज बन रहा है, तो क्या वो चलेगा शॉर्ट के लिए? होता है ना प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, इश्यूज, राइट? तो फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को सबसे पहले हमें, जिसको बोलते हैं ना, खिड़की से बाहर फेंकना है। ठीक है, जियोमेट्रिकल तरीके जो होते हैं, ठीक है, जियोमेट्रिकल तरीकों को आप इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग टर्म पे, और लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन यहाँ पे जो होगा वो होगा एटलीस्ट जो चार्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो वो मंथली होना चाहिए, डेली नहीं होना चाहिए। ठीक है, आवरली तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 5 मिनट्स पे तो एकदम ही नहीं होना चाहिए इंट्राडे अगर कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो जियोमेट्रिकल एंगल, गैन्स एटसेट्रा, ये सब जो तरीके हैं, ठीक है, इनको इस्तेमाल करने का जो तरीका होता है वो होता है लॉन्ग टर्म्स पे। ओके, और उसका एक बहुत जरूरी एक, व्हाई डू आई से दिस, उसका मतलब आई डिड अ रिसर्च व्हेन आई वाज इन इंडियन स्कूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स बैंगलोर में। तो उसका तरीका, उसका रीजन ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप इस तरीके के में इस्तेमाल करते हो ना, इनके लिए एक चीज की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, इसका टेक्निकल आपको समझने की जरूरत नहीं है ज्यादा। ठीक है, थोड़ा ऊपर ऊपर से समझ लीजिए इस चीज को, जिससे कि कल को जब आपसे कोई सवाल पूछे तो आपको इस सवाल का जवाब थोड़ा बहुत पता हो। ओके, एक इस तरह का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में।
और जब आप इस तरह के स्टैटिस्टिकल मेथड्स का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि गैन्स कर लिए आपने, फिबोनाकीज कर लिए, या दोज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, जो कि स्टैटिस्टिकल बेस्ड हैं, ओके, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करते हैं, ओके। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जितना आसानी से मैंने ये ऐसा बना दिया, ऐसा कभी होता नहीं है। कभी ऐसा होगा, कभी शायद ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी शायद ऐसा होगा, ठीक है। कंफ्यूजन देख रहे हो कितना ज्यादा है। तो अगर तो आपने स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से पढ़ा हुआ है एंड यू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स, ओके, यू आर एबल टू डू पी टेस्ट, आई टेस्ट, सी टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, या फिर जो सिक्स सिग्मा में लोगों को पढ़ाया जाता है, ओके। अगर तो वो सब आता है आपको, तो उस सब चीजों में पढ़िए, ठीक है, ऐसे लाइनें और वो सब बनाने की कोशिश कीजिए। अगर ये सब नहीं आता है तो हटाइए इनको। इसका तरीका क्या होता है? सिलेक्ट ऑल, डिलीट। समझिए? इज इट क्लियर? सिलेक्ट ऑल, डिलीट। मार्केट के पास कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कि डिसीजन को बनाया जा सकता है? नंबर 1, प्राइस। नंबर 2, वॉल्यूम। एंड नंबर 3, डिलीवरेबल क्वांटिटी। आपको चौथी चीज की जरूरत नहीं है। ये 3 चीजें आपको चाहिए आपको ट्रेड करने के लिए: प्राइस, वॉल्यूम, डिलीवरेबल क्वांटिटी। अगर ये सब नहीं आता है, पढ़ाई नहीं किया है, स्टैटिस्टिक्स नहीं किया है, जिसने किया है उसके लिए भी मुश्किल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए हलवा है, पर नहीं आ रहा है ये समझ में, क्या करना है? सिलेक्ट ऑल, डिलीट। डिलीट। ठीक है, जो चीज समझ में आती है वो है प्राइस कहां पे चल रहा है, भाव क्या है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, और कितनी डिलीवरेबल क्वांटिटी बन रही है। ठीक है, अब प्राइस तो सबको पता है, भाव तो एवरीबॉडी नोज कि कैंडल पे दिखता है। वॉल्यूम सबको पता है कि नीचे बार्स पे दिखता है। ये एक चीज है जो कि एंड ऑफ द डे में ही आती है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा समझ लेंगे अभी। ठीक है, कि ये डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या चीज होती है, और ऐसा क्या चमत्कार था यहां पे कि रिलायंस में पता चल गया था कि ब्रेकआउट हो रहा है और अपने को इस वाली जगह पे एक 100% रिटर्न ऑन कैपिटल की ऑप्शंस बाइंग ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी, और ये एटलीस्ट इनसे बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, क्योंकि उसमें हमको बस ये समझना है ये नंबर आता कहां से है। ठीक है, जैसे हम उसको समझ जाएंगे द थिंग्स वुड बी एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, तो गाइज आई जस्ट टेक 5 मिनट्स ब्रीदर। ठीक है, 5 मिनट मुझे दीजिएगा। 11:15 बजे वी विल रीस्टार्ट, और फिर हम समझते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी। अपने कंप्यूटर्स को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, लॉग आउट करने की कोई जरूरत नहीं है।